तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 37 ईशानी हॉस्पिटल में शिवम जिंदल। ईशानी को देखकर नकुल ने कार का दरवाज़ा खोल दिया तो ईशानी आराम से अंदर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उनकी कार राजवंश हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी, जो कि मुंबई के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में थी। ईशानी कार से बाहर आकर हॉस्पिटल के अंदर की तरफ चली गई। इस वक्त ईशानी के फेस पर एक ब्लैक मास्क था, पर उसकी खूबसूरत ग्रे आंखें किसी को भी अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकती थी। नकुल भी उसके पीछे ही चला गया। थोड़ी देर बाद वे लोग प्राइवेट एरिया में पहुंच गए। एक डॉक्टर शशांक मिश्रा पहले से ही ईशानी की आने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही उनकी नज़र ईशानी पर गई तो वो तुरंत उसके पास चले गए तो ईशानी को देखने के बाद एक्साइटेड हो गए थे। हेलो डॉक्टर ईशा, डॉक्टर शशांक ने ईशानी को वार्मली ग्रेट करते हुए बोला। वे खुश थे कि ईशानी ने सर्जरी करने से मना नहीं किया, वरना अमीर लोगों को तो डॉक्टर ईशा की अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल होता है। ईशानी उनके साथ चलने लगी। उसने पहले ही पेटेंट की रिपोर्ट पढ़ ली थी और ये कैसे थोड़े क्रिटिकल भी था। वहीं जब वे तीनों आईसीयू के पास पहुंचे तो वह जितने भी डॉक्टर थे सभी डॉक्टर शशांक को किसी छोटे लड़की से इतना सम्मान और आदर से बात करता देख चौंक गए थे। क्या डॉक्टर मिश्रा एक बहुत ही प्राउड इंसान है और उनका ऐसे इतनी छोटी लड़की को रिस्पेक्ट देकर बात करना उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब को लग रहा था कि यह कोई बहुत बड़ी फैमिली से होगी, जिस वजह से डॉक्टर शशांक मिश्रा भी उससे इतनी रिस्पेक्ट देकर बात कर रहे थे। भले ही ईशानी ने मास्क पहन रखा था, पर उसकी खूबसूरत आंखें और ऑरा बहुत ही पावरफुल थी, जैसे वह किसी सियासत की महारानी हो। सबको ये भी समझ आ रहा था कि यह एक यंग लड़की है। ईशानी ने ज़्यादा किसी पर ध्यान नहीं दिया और आईसीयू रूम के अंदर चली गई। डॉक्टर मिश्रा वहीं बाहर ही रुक गए। सभी डॉक्टर ने उन्हें बहुत क्यूरियोसिटी से देख रहे थे। तभी एक जूनियर डॉक्टर बोला, सीनियर डॉक्टर मिश्रा, ये लड़की कौन है और आपने इसे आईसीयू में क्यों भेजा? वहीं आईसीयू के बाहर बैठे पेशेंट की फैमिली भी हैरान और कंफ्यूज थी। वह लड़की कौन थी डॉक्टर मिश्रा? आपने उसे आईसीयू के अंदर क्यों जाने दिया? पेशेंट डैड धीरन जिंदल ने डॉक्टर मिश्रा से पूछा। वे ज़्यादा कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। उनकी वाइफ और बेटी दोनों रो रही थी। वे खुद भी अपने इकलौते बेटे की इस हालत की वजह से टूट गए थे। वह चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे थे, सिर्फ अपने बेटे को उस आईसीयू बेड पर बेजान लेटा हुआ देख सकते थे। उन्होंने बहुत डॉक्टर को दिखाया था, पर सबने बस यही कहा था कि उनके बेटे को बचाना नामुमकिन है। वे अपने बेटे का इलाज के लिए अपनी सारी संपत्ति देने को भी तैयार थे, पर किसी के पास भी उनके बेटे को ठीक करने का उपाय नहीं था। सभी डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद बचने का सिर्फ 30% चांस बताया था। बहुत डॉक्टर ने उन्हें डॉक्टर ईशा से कांटेक्ट करने को बोला था, क्योंकि डॉक्टर ईशा ही एक ऐसी डॉक्टर थी जिनकी हर एक सर्जरी सक्सेसफुल हो रही थी। अगर कहा जाए तो डॉक्टर ईशा को मेडिकल वर्ल्ड में लोग भगवान मानते थे, जो लोग को मौत के मुंह से भी खींच लाती थी। पर वे चाहकर भी डॉक्टर ईशा को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। वे जानते थे सिर्फ पैसा होने से डॉक्टर ईशा कांटेक्ट नहीं हो सकता। दिन में लाखों लोग उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बार बार ट्राई करने के बाद भी जब डॉक्टर ईशा की असिस्टेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो वे हताश और मायूस हो गए। वे 2 महीने से अपने बेटे को आईसीयू में बेजान पड़ा हुआ देख रहे थे, पर 2 दिन पहले ही उन्हें फिर से एक उम्मीद मिली जब डॉक्टर मिश्रा ने उन्हें बताया कि डॉक्टर ईशा उनके बेटे की सर्जरी के लिए मान गई हैं। पर आज सुबह से उनके बेटे की तबीयत और भी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तभी डॉक्टर मिश्रा बोले, मिस्टर जिंदल, वे आपके बेटे की कंडीशन चेक करने गई हैं। वही तो हैं डॉक्टर ईशा। उनकी बात सुनकर वहाँ सब दंग रह गए। सबके मुंह हैरानी से खुल गए थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र की लड़की डॉक्टर ईशा होगी, जिसने
लोग भगवान मानते हैं। वहीं धीरेन्द्र जिंदल भी हैरान थे, पर खुश भी थे कि अब डॉक्टर ईशा उनके बेटे को ठीक कर देगी। वहीं पास बैठी उनकी वाइफ और बेटी ने सब सुन कि डॉक्टर ईशा आ गई हैं तो वे अपनी जगह से उठ गए। पापा, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या डॉक्टर ईशा आ गए हैं? इसका मतलब अब भाई ठीक हो जाएंगे? अपनी बेटी की बात सुनकर धीरेन्द्र जिंदल ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी उनकी वाइफ संध्या जिंदल आगे आते हुए खुशी से बोली, क्या वे डॉक्टर ईशा आ गई हैं? मुझे उनसे मिलना है ज़रूर। एक माँ का दर्द समझ कर वे ज़रूर मेरे बेटे को बचा लेंगी। उनकी इतनी रेस्टलेस होते हुए देखकर धीरेन्द्र जी ने उन्हें समझाकर बोला, वे भी आईसीयू में हैं, शिवम को चेक कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर संध्या जी चुप हो गई और आईसीयू की तरफ देखने लगी। उनकी बेटी सुरभि भी अपनी आंखों में आंस लिए आईसीयू की तरफ देखने लगी। वहीं आईसीयू के अंदर ईशानी अपने सामने बेजान पड़े हुए लड़के को देख रही थी, जो अभी सिर्फ 19 साल का था। उस लड़के को देखकर ईशानी की आंखों में हल्की नमी आ गई। वे इस लड़के को पहचानती थी। यह लड़का शिवम जिंदल था। पिछले जन्म में वे इस लड़के से जब भी मिलती थी ये उसे अपनी प्यारी प्यारी बातें से हंसा देता था। जब ईशानी कॉलेज में थी तो यह लड़का भी उसी कॉलेज में उसका जूनियर था। वे ईशानी को अपनी बड़ी बहन की तरह मानता था। अब भी ईशानी दुखी होती तो या रोती तो सिर्फ यह था जो उसे अपनी प्यारी बातों से हंसा देता था। ईशानी भी उसे अपना छोटा भाई मानती थी। प्रिया की वजह से कॉलेज में कोई उससे दोस्ती नहीं करता था। सब उसे अनाथ गोद ली हुई गंवार समझते थे। सिर्फ ये शिवम ही था जो उसे दी कहकर उसे हंसाता था। इतनी बड़ी फैमिली से होने के बावजूद भी शिवम अंदर कोई घमंड नहीं था। जब प्रिया और राहुल ने मिलकर उसके खिलाफ चाल चली थी और गुंडों के साथ मिलकर उसे बदनाम करने की साजिश किया था तो शिवम ही था जिसने उसे वहां से बचाया था। पर उस वक्त शिवम को बहुत चोट लग गई थी। भले ही बाद में जिंदल फैमिली ने उन गुंडों को टॉर्चर करके जेल में भेज दिया था, पर इन सब में प्रिया और राहुल का नाम नहीं आया था। पर पिछले जीवन में जब भी प्रिया की कैद में थी तब प्रिया ने उसे यह सब कुछ बता दिया था। कुछ दिन बाद प्रिया ने चाल चलकर उसके कॉलेज जाना बंद करवा दिया था, जिस वजह से शिवम के साथ कांटेक्ट में नहीं थी और ना ही उसे शिवम के साथ बाद में क्या हुआ वो पता चला। पर आज शिवम को बेजान पड़ा हुआ देख वे सोचने लगी, क्या पिछले ज़िंदगी में भी शिवम इसी तरह? इतना सोचकर वे रुक गई। उसकी आंखों में एक बूंद आंसू गिर गए। जिस ज़िंदगी में वे 4 साल पहले ही मुंबई से चली गई, जिस वजह से शिवम से नहीं मिल पाई और अब उसके सामने उसे इस बेजान पड़ा है। उसकी ब्रेन में एक ब्लड क्लॉट बन गया था, जिस वजह से वे 2 महीने से कोमा में है। ऊपर से यह क्लॉट जिस जगह पर है, ऑपरेशन के बाद भी ठीक होने के चांसेस सिर्फ 20% थे। पर ईशानी के लिए सक्सेस रेट 90% था। पर अब शिवम को देखने के बाद उसे 90% को भी 100% में बदल देगी। शिवम वो पहला इंसान था जिसने उसे एक भाई का प्यार का एहसास करवाया था। उसे बचाने के लिए तो वो सब कुछ करेगी। उसने अपने आप को शांत किया और शिवम के बालों में प्यार से हाथ फेर कर बाहर की तरफ चली गई। वहीं बाहर खड़े डॉक्टर ने जब ईशानी को बाहर आते हुए देखा तो एक्साइटेड होकर उसके पास चले गए। डॉक्टर ईशा, मैं आपकी स्किल की बहुत एडमायर करती हूँ। आप तो मेरी इंस्पिरेशन हो, एक जूनियर लेडीज़ डॉक्टर ने खुशी से कहा। ईशानी ने बस हाँ में सिर हिला दिया। इस वक्त वह कुछ बोलने के मूड में नहीं थी। बाकी डॉक्टर भी उसके पास आकर उसकी तारीफ करने लगी। तभी संध्या जी आगे आते हुए अपने हाथ जोड़कर बोली, डॉक्टर ईशा, प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लीजिए। आप चाहें तो हमसे कुछ भी ले लीजिए, पर मेरे बेटे को बचा लीजिए। उनके ऐसे खुद के सामने रोते हुए हाथ जोड़ते हुए देखकर ईशानी ने उनके हाथ को पकड़ लिया और बोली, आप मुझसे बड़ी हैं, आप ऐसा हाथ मत जोड़िए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी शिवम को बचाने की। तभी सुरभि भी आकर ईशानी को देखकर बोली, प्लीज़ दीदी, मेरे भाई को बचा लेना। उसे देखकर ईशानी पहचान गई कि ये शिवम की छोटी बहन है। शिवम ने पिछली ज़िंदगी में
कई बार अपनी फैमिली की फ़ोटो दिखाई थी और कई बार ईशानी ने सुरभि से फ़ोन पर बात भी किया था। सुरभि अभी सिर्फ 15 साल की थी। ईशानी ने उसके सिर पर हाथ फेरकर प्यार से बोला, चिंता मत करो गुड़िया, मैं ज़रूर बचा लूँगी। वहीं ईशानी के मुंह से गुड़िया सुनकर सुरभि एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, क्योंकि गुड़िया तो सिर्फ उसे शिवम ही बुलाता था। पर ईशानी भी पिछले ज़िंदगी में फ़ोन में सुरभि से बात करते समय उसे गुड़िया ही बुलाती थी। वहीं नकुल जो साइड में खड़ा था, आज वह अपने बॉस की आंखों में पहली बार कोई इमोशन देख रहा था। पहले तो वह उसके बॉस कभी पेशेंट की फैमिली से ऐसे इमोशनल बात नहीं करते थे और ना ही उन्हें इतना प्यार से समझाते थे। ईशानी ने डॉक्टर मिश्रा की तरफ देख कर बोली, जल्दी से तैयारी कीजिए, हम अभी ऑपरेशन करेंगे और मुझे असिस्ट करने के लिए आप रहेंगे और एक और डॉक्टर भी रहेंगे। आप अपनी टीम के बेस्ट डॉक्टर चुन लीजिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर में।